वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये वीडियो अब तक के बने हुए सारे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैथ्यू अर्नाल्ड, द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पोएट एज वेल एज क्रिटिक, वाज बॉर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888। ये याद करना आसान है। एक डेट आप चाहे तो यही लगे हाथ, जैसा कि मैं पहले से ही कहता हूं कि कोरिलेट करिए 1888 और 1965। अगर ये टाइम स्पान पूछ दे तो ये टी.एस. इलियट साहब का है। मतलब इनकी डेथ जहां होती है वो टी.एस. इलियट का बर्थ डेट है। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि इसे मिटा दे रहे हैं हम यहाँ, इसकी अभी कोई आवश्यकता है नहीं। अब आप ऐसे रिलेट करने के लिए हमने दे रखा था वहां पे। खैर 1882 और 1888, 1822-28 मैंने ऐसे याद किया था। 22-88 ज्यादा जल्दी याद होता है और लंबे समय तक वो चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसके पहले कि हम मैथ्यू अर्नाल्ड को शुरू करें, इसके पहले आप एक बात जान लीजिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव इनके ऊपर था और इनके वर्क्स में वो दिखता भी है। डावरविच इनका जो महत्वपूर्ण एक एलिजी है, बेसिकली कह लीजिए कि जिसमें वो लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू का लेमेंट करते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, मार्गुराइट, जो एक फ्रेंच लेडी है। स्विट्जरलैंड में उसकी मुलाकात हुई थी, अभी स्टोरी के बीच में मैं आपको बताऊंगा, जहां वो कहते हैं कि लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, फॉर दिस वर्ल्ड इज सीम्स बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। ऐसे करके अभी मैं उस पूरे उस स्टैंजा को एक्सप्लेन कर दूंगा। महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं से उससे क्वेश्चन पूछता है। आज के इस वीडियो में मैथ्यू अर्नाल्ड, जैसा कि हम जानते हैं, विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो बनाने की जो सीरीज है, इसके क्रम में हम लोग जितने भी पोएट को, जितने भी ड्रामेटिस्ट को, नॉवेलिस्ट को, जिसको भी हम लोग कवर करते हैं, सबसे पहले बर्थ से शुरू करते हैं। बर्थ, डेट ऑफ डेथ, पेरेंट्स, भाई बहन, क्योंकि सवाल कभी कभी कहीं से पूछ लेता है। डेप्थ के लिए एक आध सवाल आउट ऑफ सिलेबस से भी लेके आके रख देता है, ताकि वो जान पाए कि कौन सा बच्चा कितना कर पा रहा है। तो जैसे हम लोग इसके मैथ्यू अर्नाल्ड के डेट के बारे में चलेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि 24 दिसंबर, यहां डेट लिखा ही है 1882, ठीक है। और लगे हाथ यहां 15 अप्रैल 1888। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ और ये हो गया डेट ऑफ डेथ, ठीक। कहते हैं कि मृगेंद्र को जंगल में मृग का भय नहीं होता, समुंदर जग भी जाए रातों को पर दिन को नहीं सोता, कितने ध्यान से पढ़ोगे तुम इतिहास अजन्मों के, जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता। जैसे बुलावा आता है, टैगोर जी का गीतांजलि का जो इंग्लिश जो सॉन्ग ऑफ सोनेट कलेक्शंस है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, उसका जब हिंदी वर्जन आया तो उसमें लिखा था कि सब कुछ छोड़ चल पड़ोगे तुम, काल ले जाने जब आएगा, जीवन में जो किया मरण में साथ वही केवल जाएगा। एनीवे 24 दिसंबर 1822 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 15 अप्रैल 1888 को इनका डेथ होता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें देखिएगा, अप्रैल जैसे याद आया है तो मैं एक डेट लिखूंगा, आपको बताना है 7 अप्रैल। डेट भी लिख दे रहे हैं 1770 विलियम वर्ड्सवर्थ, बिल्कुल सही। और 23 अप्रैल 1850 विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ होता है 23 अप्रैल को। यही 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का भी जन्म होता है 1564 में, और 23 अप्रैल को ही 1616 में उनकी डेथ होती है। क्योंकि चीजों को हम लोग कोरिलेट करके चलते हैं। सॉरी, आज मैं डस्टर लेना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, रुमाल इसी से मिटाते हैं। आइए इसमें देखते हैं ये डेट 24 दिसंबर 1882 और 15 अप्रैल 1888, ये हो गया डेट। इसके बाद इनके पेरेंट्स, इनके फादर का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जानिए, क्योंकि एक बार 2016 में इससे सवाल पीजीटी में पूछा था। इनके पिता का नाम है डॉक्टर
थॉमस अर्नाल्ड, ठीक है, ही वॉज द हेड मास्टर इन रग्बी स्कूल। थॉमस अर्नाल्ड जो है इनके पिता का नाम है, और अर्नाल्ड जो थे वो हेडमास्टर भी थे। इसके बाद इनकी माता का जो नाम है मेरी पेनरोज, मदर है इनकी मेरी पेनरोज। देखिए पेनरोज से एक नाम याद आ रहा है, आप जानते होंगे, पेनिलोप एक नाम है। ये पेनिलोप कौन है? यूलिसिस, आप पढ़िएगा टेनिसन का, अभी जो कल हम लोग पढ़े थे। यूलिसिस की जो ये वाइफ है इसका नाम पेनिलोप है, और इसका बेटा टेलीमाकस जो इथाका का राजा है उसके ऊपर भी कहानी है। तो पेनिरोज से पेनिलोप, इन दोनों को आप जब मिक्स करेंगे तो वो दोनों नाम आपको कभी भूलेगा नहीं। एक जो यूलिसिस की वाइफ है और दूसरा मैथ्यू अर्नाल्ड की मां का नाम है। चलिए इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, इनमें 24 दिसंबर 1822 को जो इनका बर्थ प्लेस है वो लालेहम एक जगह है इंग्लैंड में, लालेहम, और इनकी डेथ भी हुई है लालेहम में ही। और यही एक चर्चयार्ड में इनको दफना दिया जाता है, इनका फ्यूनरल संस्कार वगैरह अंतिम संस्कार होता है। अब माता पिता इनके और भी सारे जो महत्वपूर्ण डेट है, स्पेशली जन्म से मृत्यु से रिलेटेड, ये सब कंप्लीट आप कर लीजिए। इसके बाद इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण डेट और वर्क शुरू होते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है आपको चीजों को कवर करना। अब इनके मेजर वर्क्स की तरफ चलने के पहले इनके जीवन में 2-3 छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले इनके एजुकेशन की तरफ चलते हैं। 1837 एक डेट है, वर्क्स को छोड़िए अभी, थोड़ा सा एजुकेशन पे हम लोग इसके कवर कर लें। एजुकेशन 1837 में ये उसी स्कूल में जहां इनके पिताजी डॉक्टर थॉमस अर्नाल्ड रग्बी चैपल के नाम से बाद में उन्होंने एक पोयम भी लिखा था, लेकिन रग्बी स्कूल में इनको एडमिट किया जाता है 1837 में। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बेलियन कॉलेज है, जी हाँ, बेलियन कॉलेज में इनको दाखिला दिया जाता है, और इसी कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है आर्थर ह्यूज क्लार्क से, जिसका आगे थायरसिस नाम का जो वर्क लिखते हैं वो इसी से संबंधित है। अभी हम लोग आगे उसे कंप्लीट करेंगे। इनका एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इनको रग्बी स्कूल में, इनके जो फादर हैं डॉक्टर थॉमस अर्नाल्ड, उन्हीं के स्कूल में इनकी पठन पाठन प्रारंभ होती है। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये जाते हैं, बेलियंस कॉलेज में इनकी कंप्लीट होती है पढ़ाई लिखाई। अब इसके बाद इनके वर्क्स की तरफ आप चलेंगे। इनके जो मेजर वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स में जैसे जैसे हम लोग डेट वाइज आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। एक्चुअल में इनको 1843 में ही सबसे पहले न्यूडिगेट प्राइज प्राप्त होता है। 1843 में न्यूडिगेट प्राइज फॉर क्रॉमवेल, एक पोयम है क्रॉमवेल के नाम से, ये पब्लिश कराते हैं, और इनके लिए इन्हें एक प्राइज दिया जाता है जिसे न्यूडिगेट प्राइज के नाम से जाना जाता है। लेखन के क्षेत्र में 1843 हमने थोड़ा सा बाद का डेट यहां पे दे दिया है। पहला जो इनका मेजर वर्क के रूप में आएगा, इसे आप देख सकते हैं 1847 में। 1847 एक ऐसा डेट है जो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ इन्होंने वर्क प्रारंभ कर दिया था, लिखना प्रारंभ कर दिया था, बल्कि 1847 ही ऐसा डेट है इनके लाइफ में, यहां से हम लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें इसे एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में एक व्यक्ति है जो इसे रखता है, लॉर्ड लैंसडॉन नाम का एक व्यक्ति है जो इसे एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करता है। और यही व्यक्ति है
लॉर्ड लॉन्सडेन ही ऐसा व्यक्ति है जिसके रिकमेंडेशन करने के बाद इन्हें इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, शिक्षा विभाग का इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। इन्हीं के रिकमेंडेशन के द्वारा इनके जीवन में आगे की सारी संभावनाएं खुलती हैं। इसके बाद इनके वर्क्स आने शुरू हो जाते हैं। 1849 पहला मेजर वर्क आता है द स्टेट रिवेलर। द स्टेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स के नाम से आता है, एंड अदर पोएम्स के नाम से इसका पहला वर्क आता है। क्या है? द स्टेट रिवेलर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से इनके मेजर वर्क आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके पहले 1849, ये जो भी महत्वपूर्ण डेट है, 1849 में वर्क आने के पहले 1847 में ये सबसे पहले प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन करते हैं। 1848 इनके लाइफ में भी एक डेट आता है। थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क को इसको एक सेकंड के लिए अच्छा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1848 47 के बाद 48, देखिएगा अभी 49 पे हम आते हैं। 1848 में ये स्विट्जरलैंड के एक टूर पे जाते हैं और वहां मार्गुराइट नाम की एक लड़की मिलती है। मार्गुराइट नाम की एक फ्रेंच गर्ल है जिससे इनका लव अफेयर होता है और बाद में उसी के साथ ये डाबरबीच एक नाम की जो पोयम है जिसमें उसे संबोधित करते हैं, आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। तो 1848 में मार्गरेट फ्रेंच गर्ल है जिससे ये मिलते हैं, लेकिन इसे शादी नहीं करते हैं। शादी इनकी होती है 1851 में। किससे? फ्रेंस लूसी विटमैन नाम की, फ्रेंस लूसी विटमैन नाम की लड़की से ये 1851 में विवाह करते हैं, शादी करते हैं। इनके जीवन में एक अस्थायित्व आ जाता है। अब देखिएगा, ऐसे है WHIGST ऐसे। अब इनके वर्क आना शुरू होते हैं। 1849 में पहला वर्क आता है द स्टेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स। ठीक है, इन दोनों डेट को आप नोट कर लीजिए, तो हम इसे मिटा के फिर सीक्वेंस में आते हैं। या 1849 ये जब डेट आप पढ़ लेंगे, इसको 1849 को जब आप पढ़ेंगे, किस रूप में पढ़ेंगे? 1849 वाज द फर्स्ट collection of poem which had been presented by Matthew Arnold, especially it was a collection of poems, जो एक टाइटल के अंदर पब्लिश होता है जिसे आप कहेंगे द स्टेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स। 1852 पोएम के क्रम में अगर सबसे पहला वर्क इनका पूछ दे तो 1843 जो क्रामवेल नाम के एक पोयम को लिखे थे जिसके लिए इन्हें न्यूडिगेट प्राइज प्राप्त हुआ था, ये आप जान रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने इसे कहीं मेंशन भी किया है, बिल्कुल न्यूडिगेट प्राइज। लेकिन इसके बाद जो कलेक्शन ऑफ पोयम है इनका मेजर, वो है 1849। क्या है? द स्टेट रिवेलर एंड अदर पोयम्स। कोई दिक्कत नहीं है। बीच की कुछ घटनाएं छोटी छोटी हैं जो बीच में हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया है। स्पेशली 1848 में मार्गरेट से मिलते हैं, इसके बाद 1851 में विवाह करते हैं। 1852 ये जो एक और महत्वपूर्ण डेट है इनका, इम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। अब देखिएगा 49 के बाद ये पहला सीरीज था और इसे कहेंगे इम्पीडोकल्स ऑन एटना वाज द सेकंड सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल पोएम व्हिच हैड बीन प्रेजेंटेड बाय विक्टोरियन पोएट मैथ्यू अर्नाल्ड। अब समझिएगा एक महत्वपूर्ण बात, 1852 के बाद 1853 इनके जीवन की एक ऐसी घटना है, he began his career as a poet, no doubt, but in 1853 he started write prose। आगे पोयम भी लिखते हैं, लेकिन 1853 ही इसके जीवन का एक ऐसा डेट है जहां से ये गद्य के क्षेत्र में, प्रोज के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं। और 1853 में ही प्रीफेस टू पोयम नाम का एक वर्क इनके जीवन में पब्लिश होता है, प्रीफेस टू पोयम के नाम से। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे ये लोग लिखना शुरू करते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण
डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। 1853 ही एक ऐसा डेट है इनके लाइफ का जिसमें फिरदौसी के जो शाहनामा नाम का एक क्या कह सकते हैं आप उसे, वर्क है, स्पेशली वो अरबी या उर्दू का एक वो है जिससे इंस्पायर होकर ये सोहराब एंड रुस्तम भी लिखते हैं। तो प्रीफेस टू द पोयम स्टार्टेड प्रोज राइटिंग सोहराब एंड रुस्तम, जिसका संकलन आप कह सकते हैं कि फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है, उसे भी ये लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इनके लाइफ में 1855 अभी जब हम लोग टेनिसन को पढ़ रहे थे तो टेनिसन का 1855 में मार्ड एंड अदर पोयम्स, कमिंग टू द गार्डन मार्ड करके जो पोयम है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहां पे है 1855। यहां जो तीसरा वर्क इनका आता है मेरोप के नाम से, कहीं कहीं बताया जाता है कि मेरोप वाज ए ट्रेजेडी, लेकिन हम जिस भी बुक में पढ़े हैं वहां एक कलेक्शन ऑफ पोयम के रूप में ही दिखाया गया है। तो इस थोड़ी सी भ्रम को आप लोग चूंकि विद्यार्थी हैं तो आप अपने स्तर से एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन डेट को लेके यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। 1855 एक बात स्पष्ट होना चाहिए, 1855 के साथ ही यहाँ पे आप 59 भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लिखे 55 में थे, 59 में ये पब्लिश हुई थी, मेरोप एंड अदर पोयम्स। ठीक है, 53 में इन्होंने प्रोज लिखना शुरू कर दिया था, 53 में प्रीफेस टू द पोयम लिखा था, 53 में ही सोहराब एंड रुस्तम जो फिरदौसी के शाहनामा से इंस्पायर था ये भी लिखा था। अब इसके बाद इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण डेट आएगा, हम ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं तभी वो बेहतर हो पाएगा। 1861, आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से आता है। 1861 इनके जीवन का एक ऐसा डेट है जहां एक वर्क लिखते हैं ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ओके, और एक बात याद करिएगा, 1861 एक ऐसा डेट है जो आप रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम सुने होंगे, ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएट, और इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ भी 1861 को हुई थी। प्रॉस्पिके नाम का एक चैप्टर है जिसमें मौत को चैलेंज करता है, अपनी पत्नी के लिए वो रोता भी है, और ब्राउनिंग की फिलॉसफी खैर बाद में किसी दिन। 1861 एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का डेथ हुआ था इसी साल, इसे भी आपको रिलेट करके याद करेंगे। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर जो 1861 में इनका मेजर वर्क है, एक और महत्वपूर्ण पोयम इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। जॉन कीट्स ने भी जब पहली बार लिखना शुरू किया था तो ऑन लुकिंग चैपमैन्स होमर करके उनका पहला वर्क है, वो भी होमर को देख के ही इंस्पायर हुए थे और वहां से लिखना शुरू किए थे, वो जॉन कीट्स थे, रोमांटिक पोएट। यहां पे थोड़ा सा अंतर है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861, यहां से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहां से आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 1867। अब इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण वर्क आते हैं, द न्यू पोयम्स के नाम से एक वर्क आता है 1867 में। किस नाम से? द न्यू पोयम्स। थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहां। इसके पहले जो इनका पहला कलेक्शन ऑफ वर्क था, द स्टेट रिवेलर एंड अदर पोयम्स, ये पहला है। दूसरा क्या है, ऐसे समझिए, दूसरा है इम्पिडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोयम्स, ये सेकंड है। मेरोप को थर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कलेक्शन ऑफ पोयम के रूप में पब्लिश हुआ है। अब इन सारे पोयम्स वर्क को द न्यू पोयम में इन्होंने 1867 में पब्लिश किया है। लेकिन न्यू पोयम्स में क्या किया है कि 2 पोयम को ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन याद करिएगा, पूछेगा, थायरसिस एंड द स्कॉलर जेप्सी। बिल्कुल, कौन सा? इसी में हम इसको नोट कर देते हैं ताकि आपको सावधानी हो जाएगी, आगे नोट कर लीजिएगा। थायरसिस एंड द स्कॉलर जेप्सी करके एक वर्क आता है इनका। ठीक, एक तरीके से कहिए तो ये दोनों कोलैबोरेटेड है, एक ही साथ दोनों पोयम अपने आप में है। थायरसिस, यहां थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। थायरसिस में जो थायरसिस है वह कोई और नहीं है, आर्थर ह्यूज क्ला है, जो उसका मित्र है। उससे कब मिला था? 1837 में। कहां? किस स्कूल में? स्कूल का नाम अभी मुझे भी भूल रहा है। स्कूल का नाम था बेलियन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ठीक, वो
मरता है, उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और उसके डेथ के ऊपर एक वर्क लिखते हैं ये थायरसिस, ठीक। और उसमें थायरसिस में इस 1867 में उसे पब्लिश कराते हैं, और दूसरा एक पोयम लिख के ये लेके आते हैं, कौन सा, द स्कॉलर जिप्सी। अब देखिएगा, स्कॉलर जिप्सी को इन्होंने 1853 में भी लिखा था, लेकिन इस पोयम में इसे संकलित कराए हैं। 25 स्टैंजाज में है और 10 लाइन हर स्टैंजा में है। इसमें किसमें, द स्कॉलर जिप्सी में। ये 25 स्टैंजा का पोयम है, ठीक है, और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स है, ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी और थायरसिस, इन दोनों को लेके जब ये आते हैं तो किस पोयम में आते हैं, 1867 के अंदर लेके आते हैं, द न्यू पोयम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोयम्स के अंदर इन सारी चीजों को ये समाहित करते हैं। इसके बाद 1865 एक डेट है, इसे भी आप नोट करिएगा। लेकिन 1865 ही केवल नहीं, 1865 में इस काम को शुरू करते हैं टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, अंत तक, और ये चलता है 1808 तक। आप जानते हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 और 1888, तो 65 में शुरू करते हैं क्या, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये महत्वपूर्ण वर्क है जिसमें ये बहुत सारी चीजों के बारे में प्रयोग करते हैं। एसेज इन क्रिटिसिज्म है, ऑन करेंगे तो वो अलेक्जेंडर पोप का हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। एसे इन क्रिटिसिज्म 1865 से लेके 1888 के अंदर ये काम चलता रहता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट आता है 1869, कल्चर एंड एनार्की, ठीक है, कल्चर एंड एनार्की। इसके बाद 1873 लिटरेचर एंड डोगमा पूछता है। 1873 बिल्कुल, 1877 एक डेट आएगा, हाँ, लिटरेचर एंड डोगमा और एसे इन क्रिटिसिज्म, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, स्पेशली डेट को। द लास्ट एसे ऑन चर्च, द लास्ट एसे ऑन चर्च एंड रिलीजन, ऐसे करके आएगा, द लास्ट एसे ऑन चर्च एंड रिलीजन, ठीक, 1877। अब जो मेजर वर्क्स आएंगे इनके, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जहां पे हम लोग अगर देखें तो 1877 के बाद, हालांकि 77 से 88 अभी भी कम से कम बहुत ऐसे डेट हैं जिन डेट को आप याद कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि 1888 तक एसे इन क्रिटिसिज्म इनका लगातार चलता रहा, ठीक है। थायरसिस जो मेजर वर्क है इनका, महत्वपूर्ण वर्क है, जो आर्थर ह्यूज क्लार्क, जो 1861 में बेचारा एक्सपायर किया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के डेथ के समय 1866 में इन्होंने थायरसिस को लिख के कंप्लीट किया, और 1867 में इन्होंने इसे पब्लिश कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि थायरसिस को जब ये लिख रहे थे अपने प्रिय मित्र के मौत का, जब ये लेमेंट कर रहे थे, मान कर रहे थे, रो रहे थे, तो थियोक्रिटस, जिसका नाम आप जानते ही होंगे निश्चित रूप से, थियोक्रिटस का जो आइडियल्स है और वर्जिल का जो इकोलॉग है, इन दोनों से इंस्पायर था ये वर्क। ये नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। थियोक्रिटस और वर्जिल, ये दोनों एंशिएंट ग्रीक के राइटर हैं। इन दोनों का नाम निश्चित रूप से आप कई बार सुने होंगे। आइडियल्स है और वर्जिल का इकोलॉग, ओके। इन दोनों को बहुत डीप अध्ययन करने के बाद थायरसिस नाम का एलजी, जो अपने प्रिय मित्र आर्थर ह्यूज क्लार्क के नाम से ये जो लेमेंट करते हैं, ये उसका महत्वपूर्ण चीज है। अब एक क्वेश्चन इसमें से पूछ देता है कि थायरसिस कौन है, हु इज थायरसिस इन द पोएम थायरसिस। तो थायरसिस इज नो वन एक्सेप्ट आर्थर ह्यूज क्लार्क। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, कोरिडॉन,
हु वाज कोरिडान, यहां पे दो कैरेक्टर मेन है। पहला कोरिडान जो स्वयं अर्नाल्ड है, ये याद रखिएगा, और जो थायरसिस है, थायरसिस है वो कोई और नहीं है, इनका मित्र है कौन, आर्थर ह्यूज क्लार्क। ये आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, घुमा देता है कभी इधर उधर, लेकिन अगर आप पढ़े हैं मन से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर याद करिएगा, थायरसिस के वर्क को जब याद करेंगे तो इसका जो प्रिय मित्र है वो 1861 में इसकी डेथ हुई थी। 1866 में ये वर्क कंप्लीट हुआ, 1867 में ये पब्लिश हुआ। लेकिन इस पोयम को लिखने के पहले इन्होंने थियोक्रेटिस को, वर्जिल को ढंग से अध्ययन किया, और उसमें से जो कुछ भी इसे प्राप्त हुआ उसे थीम बना के इन्होंने लिखने का प्रयास किया, और वो पोयम बहुत ही फेमस भी हुई। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें आएगा, रग्बी चैपल, जैसा कि इनके पिता डॉक्टर थॉमस अर्नाल्ड, ये 18, नोट करिएगा डेट, 1828, ये इनके फादर का, डॉक्टर थॉमस अर्नाल्ड का ये ज्वाइनिंग डेट था उस स्कूल में जिस स्कूल में ये पढ़ाने के लिए पहुंचे, किसमें, रग्बी कॉलेज या रग्बी स्कूल, वेयर ही मेड प्रिंसिपल ऑफ रग्बी स्कूल। बट इन द 1842 ही डाइड विथ हार्ट फेल्योर, दिल के दौरा या दिल की बीमारी हो जाने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद 1867 में इनका बेटा उनके मौत के ऊपर एक पोयम लिखता है जिसका नाम है रग्बी चैपल। वो बेसिकली एलिजी है, और 1842 में इसके पिता के डेथ के बाद 1867 में इस पोयम को लिख के तैयार किया गया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इनका मेजर वर्क आएगा वो आएगा डॉबर बीच। क्या आएगा, डॉबर बीच। डॉबर बीच के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इट वॉज ऑल्सो एन एलिजी स्पेशली ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, किस तरीके से लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म को छोड़ रहे हैं, मानवता किस तरीके से कुंठित हो रही है, किस तरीके से घुट रही है, इसके ऊपर बहुत ही शानदार पोयम इन्होंने लिखा था। उस पोयम को 2-3 लाइन में है, बहुत जबरदस्त है, संयोग से याद आ रही है मुझे। तो वो चूंकि आप जानते हैं कि मार्गुराइट के साथ उस समय थे, वो जो उनकी फ्रेंड थी, फ्रेंच गर्ल, उसी को संबोधित करके कहते हैं, आह लव let us be true to one another। ओके, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में कहते हैं। आह कष्ट में है, कह रहे हैं आह लव, लव का मतलब यहां पे वो एड्रेस कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को, और कहते हैं कि लेट अस बी ट्रू, कम से कम हम दोनों को एक दूसरे के प्रति ट्रू होना चाहिए, टू वन अनदर, कम से कम हम दोनों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। इस तरीके से कहना चाहते हैं, टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड। कहते हैं क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो संसार है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू अस लाई बिफोर, for the world which seems lie before us like a land of dream। कहता है कि ये जीवन जो हमारे सामने है वह किसी स्वप्न के समान है। hath really love, light, peace, nor certitude, ऐसे करके है वो लाइन, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन लास्ट में कह रहा है कि एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन swept with the confused alarm as armies clash by the night। हम लोग इस तरीके से कैसे अंधकारमय जमीन पे हैं, दुनिया में है, जहां कंफ्यूज करने वाले अलार्म को सुनने के बाद जिस तरीके से निर्दोष आर्मी एक दूसरे को काट डालती है, वही कुछ स्थिति हम लोगों की भी है। तो ये महत्वपूर्ण पोयम है, इसे याद करिएगा। वो पहली ही लाइन पूछता है कि आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब मैथ्यू अर्नाल्ड को जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक महत्वपूर्ण सानेट से बिना
इसे कंप्लीट किया आप नहीं रख सकते हैं, और वो सानेट है शेक्सपियर, कोई और नहीं है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के ऊपर ये एक सानेट लिखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सानेट लिखते हैं ये 1844 में, नोट कर सकते हैं आप, 1844 में लिखते हैं, हालांकि ये पब्लिश होती है 1849 में, ठीक। और इस पोयम को थोड़ा सा अब महत्वपूर्ण है इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये सानेट शेक्सपियर नाम का जो ये सानेट है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप कर लीजिए। जो इनका पहला वर्क है 1849, कौन सा, द स्टेड रिवेलर एंड अदर पोयम करके है ना, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एंड अदर पोयम करके, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम, उसी में इस पोयम को इन्होंने पब्लिश कराया था। और इसकी चर्चा किससे की है, इनकी सिस्टर जो है जेन के ऐसे करके आता है, इसको लेटर्स के माध्यम में इन्होंने इस पोयम को उनके पास भेजा था, जिसकी फेमस लाइन हर बार पूछती है, कौन सी, कि अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन बट दाउ आर्ट फ्री। शेक्सपियर से कहते हैं कि हम लोग वी आस्क एंड आस्क बट यू साइलेंट स्माइल एंड स्माइल। हम लोग सारे कवियों को अपने प्रश्न जाल में घेर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप उस दायरे से बाहर हैं। हम लोग सवाल पे सवाल करते हैं, लेकिन आप चुपचाप खड़े होकर मुस्कुराते हैं। क्वेश्चन याद करिएगा, लाइन याद करिएगा, अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन बट दाउ आर्ट फ्री। सभी लोग हमारे क्वेश्चन के दायरे में है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। ये बहुत ही फेमस लाइन है, किसमें की, शेक्सपियर नाम के सानेट की। सानेट की जो पोयम आप 14 लाइन्स, आप सानेट को लेकर लिटरेरी टर्म में एक बार पढ़े ही होंगे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण, अगर शेक्सपियर के बारे में लिखे हैं तो आपको पता होगा, द मेमोरियल वर्सेस, द मेमोरियल वर्सेस करके एक पोयम है। जब विलियम शेक्सपियर विलियम वर्ड्सवर्थ डोरोथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, डॉव कॉटेज में, उसी के बगल में मैथ्यू अर्नाल्ड भी रहते थे। तो मैथ्यू अर्नाल्ड और विलियम वर्ड्सवर्थ में एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। 1850 में 1850 में जब वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है तो ये आदमी आहत होता है, इसे कष्ट होता है, इसे दुख होता है, और उसके मौत के लिए, उसके मौत को लेमेंट करने के लिए, मौन विलाप करने के लिए जिस पोयम की रचना ये करते हैं वो मेमोरियल वर्सेस के नाम से है। लेकिन इसी में गोथ और बायरन नाम के दो पोएट हैं जिनके बारे में भी यहां जिक्र होता है। मेमोरियल वर्सेस में ही नॉट ओनली mourns for the death of William Wordsworth, but he mentioned two others' names. So you should remember this, and it has been composed in 1850, and this was the date when William Wordsworth died, जिस समय वो मरे थे। इसके बाद मेमोरियल वर्सेस के बाद एक और महत्वपूर्ण लाइन है जो बार बार पूछ लेता है, सेल्फ स्कूल्ड, पूछता है कि किस पोयम में है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर्ड। ये लाइन किसके लिए, किसने कही है, तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने कही है। किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, उसी पोयम में जहां वो कहते हैं कि अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन बट दाउ आर फ्री। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क पूछा जाएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका सबसे महत्वपूर्ण है, प्रीफेस टू द पोयम, प्रीफेस टू द पोयम्स 1853। इस पोयम को केवल पोयम मत समझिएगा, ये अपने आप में पूरी तरीके से एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। मैथ्यू अर्नाल्ड का जो फिलॉसफी ऑफ पोयम है, पोयम के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है, दर्शन दिया है, कौन सा है वो आपको याद होना ही चाहिए, जिसमें वो महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसी में अगर आप कहें, यहां पे आप नोट कर सकते हैं अर्नाल्ड को, अर्नाल्ड का जो ये वर्क है प्रीफेस टू द पोयम्स 1853, डेट तो आपको याद ही होगा। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, अरिस्टोटल का नाम आपने सुना ही होगा। अरिस्टोटल का कौन सा वर्क है, पोलिटिक्स, बिल्कुल है ना। स्पेलिंग थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी। अगर इसी को अरिस्टोटल के बाद आप होरेस का नाम आपने सुना होगा, ये सब क्रिटिक वर्क है होरेस का। आर्स पोएटिका, बिल्कुल आर्स पोएटिका।
फिलिप सिडनी का आपने नाम सुना होगा, सर फिलिप सिडनी का। तो सर फिलिप सिडनी का है डिफेंस ऑफ पोइजी है, याद रखिएगा, डिफेंस ऑफ पोइजी, डिफेंस ऑफ पोइजी। और यही एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं शेली का, देखिएगा, द डिफेंस ऑफ, थोड़ा सा अंतर है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री, थोड़ा सा अंतर है यहां, डिफेंस ऑफ पोइजी ये है सर फिलिप सिडनी का, यस, डिफेंस ऑफ पोइजी। लेकिन यही लगे हाथ आप देखेंगे शेली का तो डिफेंस ऑफ पोइट्री है। ड्राइडन का नाम आपने सुना ही होगा, ड्राइडन का, अलेक्जेंडर पोप का एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। अगर एस्से इन क्रिटिसिज्म होता तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन है, पोप का एस्से इन क्रिटिसिज्म, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म तो इन्हीं का है, अर्नाल्ड का ही है, इन क्रिटिसिज्म है। और ड्राइडन का है एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी, एन एस्से ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ओके। इसी के पैरेलल है विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप जानते ही होंगे, लिरिकल बैलेट। ये सब क्रिटिकल वर्क है, लिरिकल बैलेट। और कॉलरिज का, एसटी कॉलरिज का क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ऐसे करके कुछ मेजर वर्क है जो स्पेशली क्रिटिसिज्म के अंडर है। अरिस्टोटल का है पोएटिक्स, हॉरेस का आर्स पोएटिका, सिडनी डिफेंस ऑफ पोएजी, सिडनी और शेली दोनों एकदम पैरेलल हैं। द डिफेंस ऑफ पोएट्री ये शेली का है, लेकिन सिडनी का है डिफेंस ऑफ पोएजी। तो ये मेजर कुछ वर्क है जिनको आप कंप्लीट करिए और मैथ्यू अर्नाल्ड को तैयार करिए। अभी वीडियो बनाने के क्रम में मैं भी केवल इतना ही चाह रहा हूं कि हम लोग सरफेस पे इसको पहले टच कर लें, इसके बाद हम लोग, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इनमें से छूट जा रही हैं, इनको कवर करना थोड़ा सा आसान नहीं हो पा रहा है, एक छोटे से वीडियो में धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।